नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कुछ मसलों पर एक लाइन में नहीं खड़ी हुई दिखलाई पड़ रही है और उसके बाद से अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हुई नहीं दिखलाई पड़ी। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते, वो अपना नेता नहीं मानते उनको। और एक बात उन्होंने ये भी इशारों इशारों में कही कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है, आवाज उठ रही है। संसद के भीतर भी कुछ ऐसे मुद्दे छाए रहे जिसके बाद जो है लगातार ये बातें उठती रही। सबसे पहले आपको मैं सुनवा देता हूं कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा और उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बयान जो है जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिया उसको सुनिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाने के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। राहुल जी, क्या चल रहा है सदन के भीतर? क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन तमाम सारे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो चाहे और भी मुद्दे हों, अभी आज जो है सदन के बाहर समाजवादी पार्टी ने भी एमएसपी की गारंटी और कानूनी गारंटी को लेकर के प्रोटेस्ट किया, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं दिखलाई पड़ी। क्या इसके मैसेज क्या समझे जाए? महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है यूबीटी के साथ। प्रशांत जी, देखिए, एक चीज हम लोगों को समझना चाहिए जब हम लोग इस व्याख्या को करते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या दूरियां बढ़ गई। अबू आदमी के बयान जो अभी महाराष्ट्र में उनके बयान है वो चर्चा में, उद्धव ठाकरे के साथ उनके मतभेद चर्चा में है। अब फिर जो यहाँ पे रामगोपाल जी के जो बयान है, आप रामगोपाल जी के तभी के बयान आपने सुना है। संभल के समय जब राहुल गांधी जाने वाले थे तो उसमें भी उन्होंने एक बयान दिया था कि फॉर्मेलिटी करना है, जाने थोड़े ना देगी उनको। तो ये बयान वहां पे भी उस समय आया था रामगोपाल जी का। ये देखिए, सारे बयान चलेंगे ये, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज की क्या इसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला जाए कि दोनों पार्टियों के बीच में दूरी काफी बढ़ गई है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस एक राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ गठबंधन है। उसकी पार्टियां आपस में एक अलायंस के भीतर है, वो आपस में कोई एक दल नहीं बन गए। प्रशांत जी, कांग्रेस की प्राथमिकताएं अपनी अलग हो सकती है, समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अपनी अलग हो सकती है। अलग अलग समाजवादी पार्टी जब संबोधित करेगी तो उत्तर प्रदेश के मुद्दों को संबोधित करेगी, उसके ऊपर उनका ध्यानाकर्षण ज्यादा होगा। कांग्रेस के जो मुद्दे होंगे प्रशांत जी, वो राष्ट्रीय किस्म के मुद्दे होंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये चीजें हम लोग को एक अंतर दिखेगा। लेकिन जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई इंडिया अलायंस में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में क्या दूरी वाली स्थिति है, उसके कारण क्या है प्रशांत जी? पता है उसके कारण ये है, एनडीए अलायंस में आपको याद होगा कि वहां पे लोगों को वो सुगबुगाहट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे एनडीए अलायंस में हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से उनके अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आता है उसमें। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, सहयोगियों के तमाम उनके 3 मामलों पर खुल के बयान आते हैं। जब योगी आदित्यनाथ को घेरा जाता है तब तो उनके बयान आ जाते हैं कि ठीक है, ओबीसी आरक्षण
तो योगी जी शायद नहीं दे रहे हैं, ये तमाम जो है कि अनुप्रिया पटेल से लेकर सब लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। तो एक चीज आपको याद होगा, दर्शकों को मैं थोड़ा ध्यान भी दिला दूं कि जब इंडिया अलायंस में 28 लोगों की घटक दलों की बैठक होनी शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, तो आनंद फानन में 48 दलों की एक घोषणा जो है वो एनडीए की तरफ से आ गई थी प्रशांत जी, कि हमारा भी एक कुनबा है। भारतीय जनता पार्टी दबाव में एनडीए का नाम ले रही थी कि भाई हम भी अलग अलग, पहले नारा दे रही थी कि शेर अकेला ही चलता है, फिर 48 सहयोगी दलों के साथ चल रहे थे। तो अब ये बीजेपी सवाल खड़ा करते रहती है कि देखिए आपस में इनके बीच में बड़े मनमुटाव है। देखिए जहां लोकतांत्रिक तरीके की चीजें होंगी, आपस में विचार विमर्श होगा, वहां पे अलग अलग मतभेद आएंगे। एनडीए अलायंस में हमें मतभेद इसलिए सुनाई नहीं देता है प्रशांत जी, क्योंकि वहां पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही वाला रवैया दिखाई देता है, इसलिए उसको खुल के उनके घटक दल कुछ नहीं कहते हैं। ये अच्छा, दूसरी चीज कि अगर रामगोपाल यादव जी को लेके देखें, या मैं ममता बनर्जी के भी बयान को जोड़ लेता हूं इसमें, कि वो किसको इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए और क्या इंडिया अलायंस में नेतृत्व करने के लिए एक लड़ाई चल रही है। ये मामले भी इस समय हम लोग डोमेन में है। रामगोपाल जी ने भी उसी तरफ, जो आपने अभी बयान सुनाया, उसी तरफ संकेत है उनके। मैं इन संकेतों को भी अच्छा मानता हूं इंडिया अलायंस के लिए। प्रशांत जी, क्यों अच्छा मानता हूं? अरे इंडिया अलायंस में कुछ है तो तभी तो नेतृत्व के लिए लड़ाई चल रही है, कि कोई चाह रहा है कि उसमें कौन, मान लीजिए अगर इंडिया अलायंस का कोई भविष्य ही नहीं होता प्रशांत जी, तो ममता बनर्जी क्यों दावेदारी करती कि कांग्रेस को होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए? क्यों रामगोपाल जी तो कहते हैं कि भाई उसमें कांग्रेस रहे या समाजवादी पार्टी रहे? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा अस्तित्वहीन बताया जाता है इंडिया अलायंस को गोदी मीडिया की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वाकई में उतना ज्यादा महत्वहीन वो नहीं हुई है। भले ही हरियाणा के चुनाव परिणाम उनके हाथ में लगे हो, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम उनके हाथ में लगे हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक राहुल जी, उसकी एक बहुत सवाल मजबूत देखिए, मौजूदगी है। ठीक बात है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सवाल है जो अगर देखें तो वो टेक्निकली ठीक सवाल है, चाहे वो ममता बनर्जी का सवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। अगर किसी छोटे कार्यकर्ता या छोटे प्रवक्ता की तरफ से कोई इस तरीके का बयान आता तब तो ठीक है, समझ में आता था, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से इस तरीके का बयान, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने इस पर पूरी तरीके से हल्ला बोल कर दिया। और हल्ला बोल क्यों ना किया जाए? सवाल यह है कि भाई अब राहुल गांधी पर यही सवाल उठ रहे हैं ना, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी उठाया कि आप जो है हिमाचल हार गए, 4 की चारों सीटें वहां आपकी सरकार, आप तेलंगाना में हाफ हो गए, आप कर्नाटक में हाफ हो गए जबकि वहां पर आपकी सरकार है, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साफ हो गए। तो आखिर अब ऐसा क्या है कि आपके नेतृत्व में इंडिया अलायंस आगे बढ़े? भाई जो रिजल्ट ओरिएंटेड है उसको आप नेतृत्व दे दीजिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो आपसे कोई छीन नहीं रहा है। आप तो सिर्फ इंडिया अलायंस का जो मामला है, इंडिया अलायंस में नेतृत्व दे दीजिए, समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। अखिलेश यादव ने अपने आप को प्रूफ किया है ना, समाजवादी पार्टी ने अपने आप को प्रूफ किया उत्तर प्रदेश में, हिस्टोरिकल नंबर्स लेकर के आई सपा। तो प्रशांत जी देखिए, जो तथ्य उठाए जा रहे हैं वो तथ्य सही है कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, ये सहमत हो इस चीज से। लेकिन जो मुद्दा है कि क्या, देखिए कांग्रेस की तरफ से अगर देखें इस पूरे मामले को, कांग्रेस की तरफ से हम लोग कब देख रहे हैं कि ये भी लाइन, अगर हम लोग देखें दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, कांग्रेस ने कब कहा कि वही इंडिया अलायंस की दावेदारी कर रहे हैं और नेतृत्व वही कर रहे हैं? देखिए इंडिया अलायंस एक इनफॉर्मल जैसी एक संगठन है, वो अगर उसको अलायंस भी कहे, उसमें ना तो हम लोग देखिए इसमें कोई संयोजक, देखिए आज तक उसमें कोई बहुत ज्यादा संयोजक कौन होगा, संयोजक के विवाद पे तो आपको याद होगा प्रशांत जी कि उस समय ममता बनर्जी संयोजक बनना चाहती थी और उसी कारण से नीतीश कुमार जो है कि वो बाहर निकल गए। वो लोकसभा चुनाव के पहले के वो दृश्य भी हम लोगों को याद है। तो उसमें देखिए ये नेतृत्व की दावेदारी वाली स्थिति तो तब आएगी ना जब कांग्रेस अड़ के कहे कि नहीं हम तो किसी को देने के लिए नहीं जा रहे। तो ये अगर देखिए इधर से ये बयान आ रहे हैं अलग अलग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के खेमे से भी ये बयान हमें दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी के खेमे की तरफ से भी ये बयान दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से इसके अपोज में भी बयान नहीं दिखाई दे रहा है कि किसे बनना चाहिए कि नहीं, राहुल गांधी को ही इंडिया अलायंस का नेता बने रहना चाहिए। ये बयान ना तो कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए मुख्य बात क्या है प्रशांत जी, जो मेन मुद्दा ये है कि अलग अलग क्षेत्रीय दल है इसमें, और हम लोगों को पता है कि इंडिया अलायंस के जो क्षेत्रीय दल है, वो जो 48 दल है उसमें शामिल एनडीए के घटक दल में
जिनकी की कोई स्थिति नहीं है, जिनको कोई बहुत ज्यादा उनमें एक ताकतवर, अगर उसमें आप जदयू को छोड़ दें, अगर नीतीश कुमार को छोड़ के, तो बाकी कोई घटक दल में, पुराने घटक दल तो है भी नहीं कोई उसमें। लेकिन यहाँ पे जो मजबूत क्षेत्रीय दल है वो यहाँ पे मौजूद है, और उनकी मौजूदगी के बीच में ये जहां पे ताकत होगा, जहां पे जन समर्थन होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रशांत जी, इस समय देखिए जो लोकप्रिय जनमत है वो इंडिया अलायंस के खेमे में है इस समय। तो और जब जनमत उधर होगा तो उसके लिए वहां पे इस प्रकार की माथापच्ची होगी, और ये लोकतंत्र में होना चाहिए। ममता बनर्जी की आकांक्षा क्यों ना हो कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, समाजवादी पार्टी की आकांक्षा क्यों ना हो कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, स्टालिन की आकांक्षा क्यों ना हो कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे। यहाँ पे कोई बीजेपी की तानाशाही वाली रवैया की कहानी तो है नहीं प्रशांत जी, कि वो तानाशाही का कोई डंडा चल रहा है कि हर हालत में जो कि नेतृत्व करने का काम मोदी जी और अमित शाह ही करेंगे, बाकी क्षेत्रीय दलों को बस उनके पीछे भक्ति भाव प्रदर्शित करना है। महाराष्ट्र में हमने देखा भी कैसे शिंदे को एकदम मुर्गा बना दिया गया। वो तो बेचारे डटे भी रहे और बटे भी नहीं, फिर भी कट गए। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही बोला कि डटे रहे फिर भी कट गए, तो भी जबकि वो एकजुट भी थे फिर भी कट गए। तो ये तो देखिए महाराष्ट्र का जो पूरा प्रकरण है वो वही चीज दिखा रहा है। बड़ा अच्छा आपने मुद्दा छेड़ दिया। आपको प्रशांत जी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे उस समय आपको याद होगा कि किस तरह से चिराग पासवान, उन्होंने अपने उम्मीदवार वहीं पे खड़ा किए जहां पे कि जदयू के प्रत्याशी खड़े थे। बीजेपी के प्रत्याशी जहां खड़े थे वहां पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, और इसके कारण से जदयू जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार ज्यादा जो है कि विधायक जीती थी, उनके कद को छोटा कर दिया गया। और वो जो बिहार विधानसभा का जो प्रयोग था, मैं मानता हूं कि उसको महाराष्ट्र में किस रूप में वो सामने में आया है वो हम लोगों ने देख लिया शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान में। अरे आपके पुराने मुख्यमंत्री महोदय थे, एक गृह मंत्रालय मांगने के लिए बेचारे बार बार बीमार हो जा रहे थे शपथ ग्रहण के पहले प्रशांत जी। अगर दे ही दिए होते तो क्या परेशानी थी, क्या परेशानी थी। लेकिन मूल नेचर क्या है ना भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए अलायंस में, अगर हम लोग देखें कि उसमें जो भी सहयोगी दल होते हैं उनके शक्तियों को कमजोर किया जाता है, लेकिन इंडिया अलायंस में ये चीजें नजर नहीं आती हैं। आज इतने मतभेद की चीजें चल रही है, आपको याद हो अभी अगर जिसमें अखिलेश का बयान जो है कमलनाथ की तरफ से आ गया, उसमें भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद वो गठबंधन बन पाया ना बन पाए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे। तब भी प्रशांत जी मैं एक चीज कह रहा था कि देखिए ये जो गठबंधन बना है वो जनता के डिमांड पे बना है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे प्रयोग किए प्रशांत जी। वो प्रयोगों में हम लोगों ने 2017 का प्रयोग देखा, 2019 का प्रयोग देखा, आखिर क्यों? और समाजवादी पार्टी प्रयोग के साथ साथ राहुल जी हर बार अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया और समाजवादी पार्टी को अपनी लीडरशिप में एक मैच्योरिटी भरा संगठन भी प्रस्तुत किया, चाहे वो 17 में कांग्रेस के साथ की बात हो, चाहे वो 19 में बहन जी के साथ की बात हो, और चाहे ये इंडिया गठबंधन, मतलब आप समझिए कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति अगर वो अखिलेश यादव के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अखिलेश यादव को कोई जवाब नहीं देना यह बता रहा है कि आप उस स्तर के नेता नहीं है जिस स्तर के अखिलेश यादव नेता है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है राहुल जी, क्या महाराष्ट्र से चली ये स्थिति कलह या फिर संसद के भीतर जो चीजें घटी उसके बाद से ये जो मामला है, ये क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी कि हम जो बताएंगे आपको अब उत्तर प्रदेश में वही करना पड़ेगा, हावी नहीं होने दीजिएगा आप। क्योंकि हरियाणा में देखिए सपा को एक सीट भी नहीं मिली, महाराष्ट्र में जो चाहा कांग्रेस ने वो किया। अब क्या अखिलेश का ये जो समाजवादी पार्टी का मूवमेंट है, टर्न है, क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है क्या? बिल्कुल सही। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्रशांत जी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में, मैं अभी भी डंके के चोट पे कह रहा हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव में एक साथ जाएगी। इस बीच में चूंकि चुनाव में अभी दूरी है, अलग अलग मुद्दे पे कई सारी तल्खियां हम लोगों को दिख सकती है दोनों के बीच में, लेकिन देखिए अतीत में भी देखें तो वो परिपक्वता एक अखिलेश यादव ने दिखाई, और देखिए अखिलेश यादव के राजनीतिक परिपक्वता का आज उदाहरण है
कि उन्होंने अपने पार्टी को वो सफलता लोकसभा चुनाव में दिलाई है यहाँ पे, जिस जगह पे आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं ले जा पाए थे इसे। ठीक बात है। उनके रिकॉर्ड को तोड़ा अखिलेश यादव ने। लोग उनकी चाहे देखिए तमाम कितने तरह की आलोचनाओं के शिकार हुए वो, कि वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अभी क्यों नहीं नए नए प्रयोग करेंगे वो? जनता अगर जो चीज चाहती है, जनता के नब्ज के मुठ पे पकड़ के हर प्रकार के वो प्रयोग करते रहते हैं। देखिए मैं मान रहा हूं कि जो महाराष्ट्र में जो हलचल मची वहां पे, या हरियाणा में जो तमाम स्थितियां हुई, एक ये अलग अलग अगर बृहत्तर इंडिया अलायंस के संदर्भ में भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के एक और मामले को आप देखेंगे कि वो ये भी आरोप लगाते हैं कि केरल में तो ये कम्युनिस्टों के साथ लड़ते हैं, दिल्ली में एक हो जाते हैं। वो कई जगह पे देखिए, यहाँ पे कई जगह के बीच में मतभेद के कुछ कुछ बिंदु आते रहेंगे प्रशांत जी, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है। राहुल जी, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। मतलब आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के भी लोग और शिवसेना के जो लोग हैं, यूबीटी के जो लोग हैं, आदित्य ठाकरे ने यह बात बोली है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसे में देखिए कुछ भी नहीं है, फिर भी यूबीटी है तो इंडिया अलायंस का एक बड़ा दल है आज की तारीख में शिवसेना। उसके बावजूद अगर इस तरीके की खबर, इस तरीके के बयान आते हैं, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये नहीं माना जाना चाहिए क्या कि यूपी में भी कुछ इस तरीके की चीजें बन सकती हैं? हमें लग रहा है कि देखिए जो दोनों तरफ के नेतृत्व को, चूंकि अखिलेश यादव काफी सुलझे हुए हैं राजनीति में, इस प्रकार के मामले को कैसे हल करना चाहिए वो उन्हें बहुत बखूबी पता है उन्हें। और दूसरी चीज की अगर कांग्रेस के आला कमान को भी देखें, शीर्ष नेतृत्व को भी देखें, अगर वहां पे अगर आप प्रियंका गांधी के तमाम बयानों को देखें, या फिर राहुल गांधी, अब तो चूंकि प्रियंका चली गई है, वायनाड चली गई है, तो राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में है, उनके तो हमें लग रहा है कि उन दोनों के बीच में भी अगर हम लोग केमिस्ट्री देखें तो वो बेहतर है। और वो इस प्रकार के जब विवाद कई बार उत्पन्न होते हैं, निचले स्तर के नेता अगर उसको बिगाड़ देते हैं, तो उसको संभालने में काफी आसानी से सक्षम है। उद्धव ठाकरे के साथ देखिए अभी तल्खियां हम लोग को दिख रही है, वहां पे अबू आदमी का बयान भी दिख रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी इन सब चीजों से परे अगर हम लोग देखिए, जो रिश्ते बनते हैं उसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी होते हैं। आपको लगातार आप देखिए कि जब इनके तमाम मुंबई में कई कार्यक्रम हम लोगों ने देखा 4 जून के बाद कि उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद गए हुए थे वहां पे। जो उद्धव ठाकरे के साथ जो पर्सनल रिश्ता केमिस्ट्री आप देखिए अखिलेश यादव के भी रहे हैं प्रशांत जी। तो ये मामले जब इतने बिगड़ रहे होंगे तो क्या ऊपर जब इसको ऊपर शीर्ष स्तर से क्या इसे सुधारने के प्रयास नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे ये। तो वो चीजें देखिए, हमें ये विवाद है, ये विवाद ना होते प्रशांत जी ज्यादा बेहतर होता है, मैं सहमत हूं इन चीजों से। लेकिन एक वो कि इस प्रकार का कोई विवाद ना हो, बिल्कुल स्मूथनेस वाला स्थिति और वो बीजेपी वाली स्थिति आ जाए, वो इंडिया अलायंस में कभी नहीं आएंगे। आपको इस प्रकार के विवादों के बीच में ही लोग एक समाधान की तरफ जाते हुए दिखेंगे और ये अलायंस बना हुआ होगा। जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको अभी भी खुल के कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि बहुत राजनीति में इतने लंबे दूरी का आकलन नहीं करना चाहिए प्रशांत जी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें हैं, वो उसके तरफ सीधे इशारा कर रही होती है, क्योंकि ये परिस्थितियां जो है वो जनता के डिमांड के आधार पर ये चीजें बनती है। तो देखिए दो पार्टियों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके अलग मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय पार्टियों के कई बार अलग मुद्दे होते हैं, वो चलेंगे, उन्हीं के बीच में ये गाड़ी चलनी है। हाँ, वहां पे जो अबू आजमी के प्रकरण से जो तमाम चीजें घटनाएं घटी वहां पे हरियाणा में घटी, आपको याद हो प्रशांत जी की देखिए इंडिया अलायंस का जो मोटा सा स्वरूप है, अगर दूसरे दलों के साथ भी तुलना करके देखा, अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पहले से ही घोषणा कर दी गई अरविंद केजरीवाल वो अकेले चुनाव में जाएंगे। तो क्या कांग्रेस चुनाव में नहीं जाएगी? कांग्रेस भी जा सकती, कांग्रेस तो चुनाव में जाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। ठीक बात। तो अलग अलग राज्यों के स्तर पे ये चीजें अलग अलग मतभेद दिखेंगे हम लोगों को, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस दिखेगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक दूरी दिख रही है। अब मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट का मामला है, उसमें देखिए समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव, उनका बयान देखिए कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, इसको हम लोग पलक झपक के सुलझा देंगे ऐसे मामले को, उन्होंने वहां पर भी ये बयान दिया। और वैसे भी देखिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर मेरा मानना यह है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को एक चीज में महारत हासिल है प्रशांत जी, वो किस तरह से आप जो विपक्षी है, विपक्षी क्या, वो तो अपने गठबंधन सहयोगियों में भी झगड़ा लगा देते हैं। चिराग पासवान ने इतना सब कुछ किया, लेकिन उनके ही पार्टी को तोड़ के उनके चाचा को जो है कि मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सवाल सबसे बड़ा यही था कि आप देखिए किसी का कुछ नहीं बहुत ज्यादा बदला, सिर्फ अवधेश प्रसाद को हटा दिया,
अवधेश प्रसाद अखिलेश जी के बगल में बैठते थे, उनको पीछे कर दिया, डिम्पल जी के साथ बैठा दिया। मैं वही तो कह रहा हूं। तो ये देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट किसकी जिम्मेदारी है? लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि अलग अलग दलों की तरफ से इनपुट्स आए थे। भाई तो भाई हम लोग भी जानते हैं कि लोकसभा के भीतर की पूरी सीटिंग अरेंजमेंट की कहानी अंततः लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर ही चीजें चलती है। वो किसको चुभ रहे थे कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए होते थे राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में, और अयोध्या का प्रकरण, और वो सांसद किसको चुभ रहे थे प्रशांत जी? वो क्या इंडिया अलायंस के लोगों को चुभ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुभ रहे थे, जो उनके पंक्ति को बदल दिया आपने? तो हमें लग रहा है कि इन मामलों के भीतर विपक्ष के लोगों को भी वो ध्यान दे ही रहे होंगे कि उनके आपस में, उनके बीच में तनाव कैसे उत्पन्न किया जाए। कई सारे लोग इसके लिए सक्रिय रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण में महारत हासिल है। लेकिन मैं अभी भी डंके के चोट पे कह रहा हूं कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया, और आपको इस बात से सहमत हो, और उसी कारण से इंडिया अलायंस इतना शानदार प्रदर्शन भी किया। ये तो सोचिए प्रशांत जी, कांग्रेस का विधानसभा में 1.5% का वोट, केवल वोट शेयर था 2022 के विधानसभा चुनाव में। अगर उस वोट शेयर के आधार पर ही अगर डिसीजन लेना होता, तो उनको 17 सीटें वो कांग्रेस को कैसे दे देते लोकसभा चुनाव में जो है? क्या 1.5% वोट शेयर वाले पार्टी को 17 सीटें दी जा सकती है? तमाम लोग आलोचना कर रहे थे अखिलेश जी के इस सीट वितरण के लिए भी, लेकिन अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो दूरदर्शी निर्णय लेते हैं, और उसके परिणाम हम लोगों के सामने में है कि आज विपक्ष में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, तो वो समाजवादी पार्टी है प्रसाद जी। ठीक बात है, ठीक बात है। और इसमें ये देखा भी जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अगर हर बात में, हर चीज में आपके साथ खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी को वहां पर खड़े हुए कम से कम नजर आना चाहिए। कुल मिलाकर के अभी 2027 दूर है, लेकिन इस रस्साकशी के बीच में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का इस तरीके का बयान आना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, या यूं कह लें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी और कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरेगी। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।